हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा लास्ट लेक्चर में अपन ने सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल वाला टॉपिक कवर कर लिया था। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, थोड़ा थ्योरेटिकल भी है और कॉन्सेप्चुअल है। नेक्स्ट टॉपिक जो अपन कवर करेंगे वो आपका प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इसमें देखा काफ़ी बातें अपन स्ट्रक्चर के साथ साथ कर चुके हैं, बस उनको थोड़ा सा रिकैप करना है, लेकिन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इसलिए यहाँ पर बातें करेंगे। यहाँ पर अपन डीएनए वर्सेज आरएनए की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इसका मतलब कोई भी मटेरियल है, अगर वो जेनेटिक मटेरियल का फंक्शन करेगा तो कौन कौन सी जो फीचर्स हैं या कौन कौन सी प्रॉपर्टीज उनके उसके पास होनी चाहिए, पहले उसकी बात करेंगे। और बिल्कुल सिंपल है, देखो ये थोड़ा सा अपन कवर कर रहे हैं, बाकी इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जेनेटिक मटेरियल के पास बेटा, देखो सबसे पहले में अपन बात कर रहे हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दूंगा मैं। इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और बिल्कुल मैं लिंक कर रहा हूं बेटा, अगर जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेशन नहीं करेगा तो फर्दर प्रोजेनी में वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो जरूरी है अपन मेंशन कर सकते हैं इट शुड बी एबल टू ओके जनरेट इट्स रेप्लिका। इट मीन्स रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी उसके पास होनी चाहिए, सिंपल। नेक्स्ट, अगली प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है। जो जेनेटिक मटेरियल है बेटा क्या होना चाहिए आपका, स्टेबल होना चाहिए। तो अपन बोल सकते हैं शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली बी स्टेबल। शॉर्ट में लिख रहा हूं, केमिकली एंड स्ट्रक्चरली बी स्टेबल। ओके, इंपॉर्टेंट है ये भी प्रॉपर्टी। थर्ड, अब जो मटेरियल है जेनेटिक मटेरियल उसमें बेटा स्लो चेंजेस भी होने चाहिए। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस, प्रोवाइड स्कोप फॉर स्लो चेंजेस। इंपॉर्टेंट भी स्लो चेंजेस। यहां पर चेंजेस की जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है म्यूटेशन की, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, यहां स्टार लगा रहा हूं स्लो चेंजेस। म्यूटेशन जो है वो स्लो रेट से होने चाहिए। ओके, तो स्लो चेंजेस होंगे तो किसमें हेल्प करेगा वो, इवोल्यूशन में। एंड फोर्थ, अब मटेरियल जेनेटिक मटेरियल के पास इंफॉर्मेशन है तो उनका एक्सप्रेशन भी होना चाहिए बेटा। बिल्कुल सिंपल वे में बात कर रहा हूं, एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, एबल टू एक्सप्रेस itself according to the Mendelian characters। तो आपने जो जेनेटिक्स स्टडी की बेटा वहां पर देखो मेंडेलियन जो कैरेक्टर्स हैं, बोलते मेंडेलियन जो रूल्स हैं, लॉज जो दिए थे उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को क्या करें, एक्सप्रेस करें। डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं, रिसेसिव कैरेक्टर होते हैं, तो एक्सप्रेशन प्रॉपर्टी भी इसके पास होनी चाहिए। तो ये कुछ जो प्रॉपर्टीज हो जेनेटिक मटेरियल के पास हो, या मैं बोल दूं ये प्रॉपर्टी जिसके पास होगी वो ही क्या करेगा, जेनेटिक मटेरियल का फंक्शन करेगा। और आपको पता है प्रॉपर्टीज किसके पास है, न्यूक्लिक एसिड, आइदर डीएनए और आरएनए। अब डीएनए आरएनए में डिफरेंस आएगा, वो अपन बात कर लेंगे। अब आप बताओ बेटा, अगर मैं बात करूं आपका प्रोटीन है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट, उनके पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो होती नहीं है, तो ऑब्वियसली प्रोटीन जो है कभी भी जेनेटिक मटेरियल का फंक्शन नहीं करेगा, बिकॉज नॉट एबल टू रेप्लिकेट इटसेल्फ। ओके, तो प्रोटीन की तो बात ही नहीं करेंगे, वही मैटर खत्म हो गया उसका। तो अगर अपन बात करें कुछ पॉइंट्स में देखो यही डिस्कस करूंगा, जैसे न्यूक्लिक एसिड है बेटा आपका, न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड में चाहे वो डीएनए हो या आरएनए हो, चीजें कनेक्ट कर रहा हूं, थ्योरी मिलेगी आपको पूरा। इन दोनों के पास रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी होती है। इसका मतलब ये हो गया कि डीएनए आरएनए दोनों क्या करते हैं बेटा, रेप्लिकेशन करते हैं। और अगर मैं बात करूं म्यूटेशन की,
तो म्यूटेशन भी दोनों में होता है, म्यूटेशन अकर्स इन बोथ डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, लेकिन यहां इंपॉर्टेंट क्या है, जो डीएनए है वहां पर म्यूटेशन स्लो रेट से होगा और जो आरएनए है म्यूटेशन फास्ट रेट से होता है, तभी तो आरएनए के अनस्टेबल है। इसके अलावा कुछ और बातें मैं देखो सारे पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, थ्योरी आप एनसीईआरटी से रीड करोगे, क्योंकि ज़्यादा लिखवाएंगे तो वो एनसीईआरटी में है भी, आप डिस्कस कर लोगे। जैसे अपन बात करें आरएनए की, बिल्कुल सिंपल है आरएनए। रेयरली एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेज, और जो यूजुअल जेनेटिक मटेरियल है वो है डीएनए आपका। तो आरएनए में कुछ जो है ड्रॉबैक्स है, देखो यही मेंशन कर रहा हूं। आरएनए जो है वो क्या है बेटा, हाईली रिएक्टिव एंड अनस्टेबल, ये बात कर चुके हैं अपन, थोड़ा मैं वापस रिकैप कर रहा हूं। और इसका रीजन आपको पता है बेटा, इसके पास सेकंड प्राइम कार्बन पे क्या है, सेकंड प्राइम OH ग्रुप प्रेजेंट है, एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेकंड प्राइम OH ग्रुप दैट इज मोर रिएक्टिव एंड अनस्टेबल। तो ये इजीली जो है ये लेबाइल है और इजीली डिग्रेडेबल है। लेबाइल समझ गए ना, डिग्रेडेबल लेबाइल, फ्रेजाइल होता है, इसका ब्रेकडाउन जल्दी हो जाता है। तो ये क्या है, अनस्टेबल और हाईली रिएक्टिव है। और आपको पता है जो आरएनए है वो कैटालिटिक भी होता है, कैटालिटिक हेंस रिएक्टिव। तो आरएनए में ये ड्रॉबैक्स है, बट जो डीएनए है वो मोर स्टेबल है। रीजन उसका सेकेंड प्राइम OH ग्रुप एब्सेंट है और उसके पास थाइमिन होता है, और शुगर कौन सी है, डीऑक्सी राइबोज। ओके, तो यही थोड़ा मेंशन कर देते हैं। मोर स्टेबल एंड लेस रिएक्टिव, और रीजन समझ सकते हो, सेकेंड प्राइम OH ग्रुप एब्सेंट, और यहां पर यूरेसिल की जगह क्या होता है, थाइमिन, किसकी जगह, इंस्टेड ऑफ यूरेसिल, और यहां पर शुगर कौन सी है, डीऑक्सी राइबोज। ओके, जो मोर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवा रही है। तो जो डीएनए है वो आरएनए से मोर स्टेबल हो गया। अगला देखो, रेप्लिकेशन दोनों में होता है, म्यूटेशन दोनों में होगा। यहां पर म्यूटेशन की रेट क्या है, स्लो है, और यहां म्यूटेशन की रेट, ये सारे आपको पॉइंट मिलेंगे, आपको रीड करना है, म्यूटेशन फास्ट। तो आप देख लो जो वायरसेज हैं दोज कंटेंट आरएनए जेनेटिक मटेरियल, म्यूटेशन फास्ट होगा, तभी वो क्या है बेटा, उनका लाइफ स्पान भी क्या होता है, कम होगा, और बहुत फास्ट इवॉल्व होते हैं। क्लियर, तो वो ड्रॉबैक भी हो गया कि उनका लाइफ स्पान क्या है, कम है। तो ये कुछ मैंने डिफरेंसेस आपको बताए हैं। अब देखो इन चीजों से एक पॉइंट और बता रहा हूं यहां पर, इंपॉर्टेंट है। जो आरएनए है बेटा वो इजीली प्रोटीन सिंथेसिस को डायरेक्टली क्या करता है, कोड करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आरएनए डायरेक्टली कोड्स फॉर प्रोटीन synthesis, or we can say that RNA direct the protein synthesis easily. Okay, but DNA depend on RNA for protein synthesis. Clear? तो आप बोलो ऐसा क्यों? देखो आरएनए जो है डायरेक्टली प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, बट डीएनए कभी भी डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं होगा। डीएनए से पहले आरएनए बनेगा, फिर आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, और ये फायदेमंद भी है क्योंकि आपको पता है डीएनए लेस रिएक्टिव है और स्टेबल भी है। तो डीएनए डायरेक्ट प्रोटीन बनाएगा तो बेटा डीएनए यूजुअल जेनेटिक मटेरियल है, आपको पता है, तो वो डैमेज हो सकता है, लेकिन आरएनए डीएनए से बन जाएगा, डायरेक्टली कोड कर लेगा। ठीक है, तो इन चीजों से ये कंक्लूजन अपन निकाल सकते हैं सबसे कि जो डीएनए है वो बेस्ट जेनेटिक मटेरियल है, बेस्ट मटेरियल फॉर द स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, बट आरएनए बेटर फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ
इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन के ट्रांसमिशन की बात करें तो आरएनए बेटर है, और अगर स्टोरेज की बात करें तो डीएनए। क्यों? क्योंकि डीएनए स्टेबल है। तो ये सारे पॉइंट मैंने यहां पर कवर किए हैं इस कंटेंट में। वो थ्योरेटिकल स्टेटमेंट है, और ये सारी बातें मैं स्ट्रक्चर जो अपन बात की थी अपन ने तो कवर कर चुका था। तो उन स्टेटमेंट्स को एक एक करके, हर स्टेटमेंट को आप अंडरलाइन करके रीड करोगे बेटा, और ये सारी चीजें आगे अपन जब प्रोसेस पे जाएंगे, एप्लीकेशन, ट्रांसलेशन, वहां बिल्कुल और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे स्टेटमेंट आपको कवर करने हैं। ओके, तो डीएनए वर्सेज आरएनए में प्रॉपर्टीज होगी, उसके बाद में एक पैराग्राफ दे रखा है, उसके अंदर ये पॉइंट्स हैं जो मेंशन कर रखे हैं। आपको हर पॉइंट को अलग अलग मेंशन करना है, मैंने यहां पर डिस्कस कर दिया है सारा। क्लियर? तो अब देखो यहां पर ये बात होगी आपकी जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज की। अब उसके बाद अपन सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है मॉलिक्यूलर का, भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, रेप्लिकेशन। तो इसमें अपन अब डायरेक्ट अब किस पे आ गए? फंक्शनिंग पे आ गए। रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है, वो कवर करेंगे, सेंट्रल डोग्मा। ओके, तो इसको आप मेंशन करो पहले, उसके बाद में अपन सेंट्रल डोग्मा पे चलते हैं बेटा, और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से उसको आपको समझना भी है। और याद रखना बेटा, इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स दे रखे हैं आपने, सबके ऊपर फोकस करना है। ऐसा नहीं कि ये चीज इजी है, थोड़ा सा स्टेटमेंट काम के नहीं है तो उसको आप स्किप कर दो। हर स्टेटमेंट पे फोकस करना है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी डिजाइन हो सकता है। याद रखना, कोई भी लैंग्वेज से, कोई भी टॉपिक से, कोई भी स्टेटमेंट से वो क्वेश्चन डिजाइन कर सकता है। और आप इतना समझ गए बेटा, पेपर जितना इजी होगा उतना ही दिक्कत करता है फिर वो, क्योंकि पेपर इजी होगा तो आपके सामने एक बड़ा चैलेंज आ जाता है, एक्यूरेसी। पेपर इजी है तो एक्यूरेसी आपकी बहुत हाई होनी चाहिए, कोई भी इसीलिए मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कट ऑफ हाई जाती है। तो आपकी एक्यूरेसी 99 या 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए आपकी, क्योंकि पेपर इजी है तो आपको क्वेश्चन भी सारे करेक्ट करने पड़ेंगे। अगर थोड़ी बहुत भी आपने मिस्टेक कर दी, एक क्वेश्चन भी गलत होता है, तो आप हजारों की भीड़ में पीछे हो जाओगे। इसलिए हर चीज पे फोकस करना है, क्योंकि पेपर का लेवल यही रहेगा, इजी पेपर आएगा। ठीक है, तो यहां पर अपन अब स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, सेंट्रल डोग्मा। इसी को कई बार अपन बोलते हैं यूजुअल। सेंट्रल डोग्मा, सबसे पहला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, प्रपोज्ड बाई क्रिक। इंपॉर्टेंट है, साइंटिस्ट है क्रिक, वही वॉटसन क्रिक वाला क्रिक। तो सेंट्रल डोग्मा किसने प्रपोज किया था? क्रिक, साइंटिस्ट क्रिक। और बिल्कुल सिंपल है, देखो अभी एक्सप्लेन कर देते हैं क्या है सेंट्रल डोग्मा। ये देखो बेटा, डीएनए इज द यूजुअल जेनेटिक मटेरियल, ये क्लियर हो गया। तो जब भी जेनेटिक मटेरियल की बात आती है अपने माइंड में सबसे पहले डीएनए आता है, क्योंकि डीएनए यूजुअल जेनेटिक मटेरियल है। आरएनए रेयरली एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस, जिसकी कभी बात करेंगे आगे आपको। तो आपको पता है बेटा, जो डीएनए उसके पास इंफॉर्मेशन स्टोर है, तो ये क्या करेगा? एक्सप्रेशन करना जरूरी है ना, तभी तो फंक्शनिंग होगी। तो डीएनए से किसका फॉर्मेशन होता है? आरएनए का, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। तो इंफॉर्मेशन डीएनए से किसके पास आ गई? आरएनए के पास। और इसी को बोल देते हैं अपन बेटा प्राइमरी एक्सप्रेशन। देन आरएनए से फिर बनेगी आपकी प्रोटीन, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। वेरी सिंपल, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी एक्सप्रेशन। देखो एक्सप्रेशन की बात कर दी, सो इंफॉर्मेशन from DNA to RNA to protein, that is the unidirectional flow of the information from DNA to RNA to protein। और आपको पता है प्रोटीन फंक्शनल है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन, एंजाइमेटिक प्रोटीन that involve in many metabolic activities also involved in the structural part of the cell। ओके, अब यहां देखो, जब डीएनए को आगे डिस्ट्रीब्यूट करना है, सेल डिवीजन करना है, तो डॉटर सेल में डीएनए को आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो उस ड्यूरेशन में क्या होगा? यहाँ पर रेप्लिकेशन हो जाता है, that process is called
रेप्लिकेशन, दैट इज सेंट्रल डोगमा। तो सेंट्रल डोगमा है क्या बेटा, देखो बिल्कुल सिंपल है, यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशंस फ्रॉम डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन, दैट इज सेंट्रल डोगमा। प्रोसेस कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ये हो गया आपका रेप्लिकेशन। तो ये सेंट्रल डोगमा है जो किसी ने प्रपोज किया था क्रिक ने। क्लियर, बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन आता है, इससे आएगा क्वेश्चन, क्या करेगा, लेबल कर देगा, ये ए बी सी, बोलेगा ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन होता है सबके लिए और करेक्ट सब करके आते हैं। उसके बाद देखो यूजुअल सेंट्रल डोगमा तो सभी में प्रेजेंट है, जहां जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा वहां पर ये सेंट्रल डोगमा प्रेजेंट होगा। और मेरे ख्याल से इतना समझ सकते हो, आगे अपन यही तो बातें करेंगे, डीएनए का रेप्लिकेशन, देन ट्रांसक्रिप्शन, देन ट्रांसलेशन। उसके बाद एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और है बेटा, यहां इस पर फोकस करना है आपको, रिवर्स सेंट्रल डोगमा। यहां से भी क्वेश्चन आने का चांस रहता है। रिवर्स सेंट्रल डोगमा प्रपोज्ड बाय टेमिन एंड बाल्टीमोर, साइंटिस्ट है टेमिन एंड बाल्टीमोर। और इंपॉर्टेंट है, रिवर्स सेंट्रल डोगमा जो है वो किसमें होगा, फाउंड इन रेट्रोवायरसेस। और आप जानते हो रेट्रोवायरसेस कौन होते हैं, जिनमें जेनेटिक मटेरियल कौन है बेटा, आरएनए है। और ये रेट्रोवायरस नाम ही क्यों दिया अभी पता लग जाएगा आपको। जैसे एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे आपका HIV हो गया, राउसार्कोमा वायरस हो गया, ये क्या है, रेट्रोवायरस, लाइक HIV आपके सिलेबस में, चलिए मैंने HIV एग्जांपल दे दिया। तो HIV में जेनेटिक मटेरियल कौन है, आरएनए। यहां देखो इंपॉर्टेंट है जो रिवर्स सेंट्रल डोगमा है, अभी एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद में अपन बात करेंगे। यहां देखो, यहां क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, तो सबसे पहले बेटा आरएनए से यहां डीएनए का फॉर्मेशन होता है, किसका, डीएनए का, ठीक है। फिर डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होगा, देन प्रोटीन। तो ये वाला जो प्रोसेस है, देखो यहां समझो, आरएनए से डीएनए, यहां डीएनए से आरएनए बन रहा है, यहाँ यूनिडायरेक्शनल फ्लो है, यहाँ कभी भी आरएनए से डीएनए नहीं बनेगा, लेकिन यहां आरएनए से पहले डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, दैट इज reverse transcription, and reverse transcription also called टेमिनिज्म। एक बार पूछ लेते हैं, also called टेमिनिज्म। और इसके लिए एक एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होता है जो इन्हीं वायरसेस के पास होता है, वो एंजाइम होता है आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, जिसको अपन शॉर्ट में बोल देते हैं आरटी, जिसकी बायोटेक में बात करूंगा। आरटी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम फाउंड इन रेट्रोवायरसेस, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए। क्लियर। तो जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है वो बेटा एक टाइप का क्या है, देखो आरएनए से डीएनए बन रहा है ना, इट इज अ टाइप ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। DNA polymerase, but it is RNA dependent DNA polymerase। कौन होता है ये, DNA polymerase है, बट कौन सा है ये, RNA dependent DNA polymerase, because it use RNA for the formation of DNA, so it is RNA dependent DNA polymerase, जिसको आगे यूज भी करेंगे अपन। तो याद रखना थोड़ा सा, अगर आपने आरएनए से डीएनए बनाया है, किसकी हेल्प से बेटा, आरटी, ये क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये जो डीएनए इसको अपन बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, शॉर्ट में इसको सीडीएनए। ओके, तो ये रिवर्स सेंट्रल डोगमा हो गया।
अब इसकी जो यूज है, आरटी का जो यूज है वो बायोटेक में है। अभी बात नहीं करूंगा मैं, बायोटेक में बात करेंगे, लेकिन मोलिकुलर का कॉन्सेप्ट पूरा काम आएगा वहां पर, इसलिए इतना ही बता के अभी छोड़ रहा हूँ। ओके, लेकिन ये चीजें याद रखनी है बेटा, बहुत काम आएंगी। तो ये दो कॉन्सेप्ट हो गए। अब देखो आपको मोलिकुलर बायोलॉजी में अब करना क्या है, नेक्स्ट समझ में आ गया होगा प्रोसेस क्या चलेगा। तो सबसे पहले अपन कवर करेंगे बेटा रेप्लिकेशन, अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। उसके बाद में प्रोसेस होगा आपका ट्रांसक्रिप्शन, और उसके बाद में स्टडी करेंगे ट्रांसलेशन की। फिर एक टॉपिक और बचता है जीन रेगुलेशन, कि जीन का रेगुलेशन कैसे होगा। जीन रेगुलेशन इन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, लैकोपेरोन की स्टडी करेंगे। ये आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो करें शुरुआत। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट द रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन। एक बार फिर से सुन लो बेटा, क्योंकि आपको स्टेटमेंट में नहीं फंसना है। रेप्लिकेशन डीएनए में भी होता है, आरएनए में भी, लेकिन डीएनए जेनेटिक मटेरियल यूजुअल है, इसलिए अपन डीएनए की बात करते हैं यहां पर। क्लियर ना? म्यूटेशन अकर्स इन बोथ डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, दोनों की प्रॉपर्टी है। अगर मैं आपको ये कहूं कि अपनी बात करें, एनिमल्स की बात करें, तो म्यूटेशन अपने अंदर किसमें होता है, डीएनए में, आरएनए में। तो यहाँ बेटा फिर डीएनए आंसर हो जाएगा, आरएनए मत बोल देना, क्योंकि अपने अंदर जेनेटिक मटेरियल कौन है, डीएनए। और आपने स्टडी किया है म्यूटेशन क्या होता है, चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। अपना जेनेटिक मटेरियल डीएनए है तो इसमें चेंज होगा तो उसको अपन म्यूटेशन बोलेंगे, आरएनए में चेंज होगा तो उसको म्यूटेशन नहीं बोलेंगे। हाँ, आरएनए कोई वायरस है, उसमें अगर उसमें चेंज हो रहा है आरएनए में, तो फिर क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया। ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज का भी खेल है इसमें। ओके, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं रेप्लिकेशन। छोटे छोटे पॉइंट थे, सारे कवर किए हैं अपन ने, और आपको याद भी रखना है। ओके, तो अपन अब बात करेंगे इसकी डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है बेटा, तो बात करते हैं रेप्लिकेशन प्रोसेस की। इसमें सबसे पहले देखो मैं कुछ बेसिक जो इंफॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स है वो कवर करूंगा, थोड़े इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में अपन मैकेनिज्म पे चलेंगे। ठीक है, तो जो रेप्लिकेशन है एग्जैक्टली आपको पता है बेटा होता क्या है, फॉर्मेशन ऑफ DNA molecules from pre-existing DNA। बिल्कुल सिंपल वे में अपन बात करते हैं, और आपको पता है प्रोसेस इजी है, आपने स्टडी कर रखा है। सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ एप्लीकेशन की स्टडी करेंगे अपन, लेकिन थोड़ा सा इनको कनेक्टिव करके आप स्टडी करेंगे ताकि कोई क्वेश्चन आपका गलत ना हो। जैसे आपको करना क्या है इसमें, ये आपके पास एक डीएनए मॉलिक्यूल है बेटा, लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल, आपको इस डीएनए मॉलिक्यूल का रेप्लिकेशन करना, रेप्लिका बनानी है। रेप्लिका नाम ही देखो, रेप्लिका का मतलब क्या होता है, आइडेंटिकल टू ईच अदर। तो इससे आपको दो कॉपी बनानी है। ये देखो, तो ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है, ओल्ड डीएनए मॉलिक्यूल है, दैट इज द पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल। और ये जो दो रेप्लिका बनी है बेटा, ये है डॉटर मॉलिक्यूल्स, डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स। और ये क्या है बेटा, बिल्कुल कार्बन कॉपी है, रेप्लिका है। कार्बन कॉपी एग्जैक्टली क्या है बेटा, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल 100% आपस में क्या है, आइडेंटिकल है। और जो पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल है उसके भी बिल्कुल सेम है। तो यही प्रोसेस आपका क्या है, रेप्लिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स फ्रॉम पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल। सो करना क्या आपको, कार्बन कॉपी ऑफ डीएनए। लेकिन ऑब्वियसली प्रोसेस बिल्कुल लेंथी है, उस प्रोसेस पे जाएंगे। और आपको इतना क्लियर है ड्यूरिंग रेप्लिकेशन होता क्या है। देखो मैं पहले बात कर लेता हूँ, क्योंकि ये चीजें आप पहली बार फर्स्ट टाइम स्टडी नहीं कर रहे हो। रेप्लिकेशन, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन क्या होगा बेटा, देखो ड्यूरिंग रेप्लिकेशन दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं, ईच डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट टू स्ट्रैंड्स,
दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाएंगे बेटा, सेपरेट हो जाएंगे, ये सेपरेट हो गए। और आपको पता है यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्रिटी जो रूल है वो अप्लाई होगा, तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री नए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो जाएगा, इसके कॉम्प्लीमेंट्री भी नए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये दो कॉपी जो है यहाँ पर सिंथेसाइज हो जाएगा। ओके, ऑब्वियसली दीज आर 100% आइडेंटिकल। और आपको पता है डीएनए रेप्लिकेशन इज द प्रीरिक्विजिट फॉर द सेल डिवीजन, बिना रेप्लिकेशन के डिवीजन नहीं होगा, तो डिवीजन से पहले होगा ये। ओके, तो कुछ पॉइंट्स हैं देखो यहाँ पर मैं कवर कर रहा हूं। रेप्लिकेशन इज द ऑटो कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ डीएनए। देखो डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसको बोलते हैं ऑटो कैटालिटिक एक्टिविटी। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं बेटा साइट ऑफ रेप्लिकेशन, इंपॉर्टेंट है ये। तो यहां पर दो केस हो जाएंगे, इन प्रोकैरियोट एंड इन यूकैरियोट। तो प्रोकैरियोट में जो डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल, वो साइटोप्लाज्म है, तो यहां पर साइट क्या होगी बेटा, साइटोप्लाज्म। बट इन यूकैरियोट जो रेप्लिकेशन है, जेनेटिक मटेरियल कहां है, यहां पर जेनेटिक मटेरियल की बात कर रहे हैं, तो कहां है, न्यूक्लियस में, तो साइट क्या है, न्यूक्लियस। नेक्स्ट, यहां पर फिर से दो केस हो जाएंगे बेटा, इन यूकैरियोट replication occurs in S phase of interphase, ये आप स्टडी कर चुके हैं। बट इन प्रोकैरियोट डीएनए रेप्लिकेशन occurs just prior डिवीजन। प्रोकैरियोट में माइटोसिस मेयोसिस होता नहीं, तो वहां पर बाइंडिंग फ्यूजन है, डिवीजन है डायरेक्ट, तो वहां क्या होगा, जस्ट डिवीजन से पहले रेप्लिकेशन हो जाएगा, रेप्लिकेशन होती है सेल डिवाइड हो जाती है, तो वहां पर एस फेज वगैरह टर्म यूज नहीं करते। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेटिव स्टेटमेंट हो गए, थोड़ी इंपॉर्टेंट थे इसलिए मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। ओके, अब कुछ पॉइंट्स और हैं, पहले उन पे चलेंगे, फिर उसके बाद में मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ क्लियर हो गया, डेफिनेशन बता दी मैंने रेप्लिकेशन की, और रेप्लिकेशन जरूरी है, बिना रेप्लिकेशन के आप डॉटर सेल में जेनेटिक मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे। तो सेल डिवीजन में सारी बातें वहां पर कवर कर रखी हैं, यहां पर आपको प्रोसेस पे फोकस करना है। क्लियर? और ऑब्वियसली जो रेप्लिकेशन है, यहां पर मैं तीन टर्म यूज कर रहा हूं बेटा, ये तीनों आपको एक्सप्लेन करेंगे मैकेनिज्म में। वैसे आपको पता भी है, आपको पता है जो रेप्लिकेशन है, फर्स्ट सेमी कंजर्वेटिव होता है मोड, इसका डिस्कस करेंगे अभी, तो मैं केवल पॉइंट है वो भी मेंशन कर रहा हूं। रेप्लिकेशन जो है सेमी डिसकंटिन्यूअस होता है, ये भी स्टडी करेंगे क्लियरली, और ये बाई डायरेक्शनल होता है। ओके, ये तीनों टर्म, लेकिन आपको अभी तो इतना याद रखना, डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, सेमी डिसकंटिन्यूअस एंड बाई डायरेक्शन। क्लियर? इसके अलावा एक्सपेंसिव प्रोसेस, इसमें एनर्जी जो है उसका भी यूटिलाइजेशन है, तो सारी बातें मैकेनिज्म में क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसको कंटिन्यू करें। तो बेसिक बातें होगी, इसके बाद अपन सीधा बात करेंगे मैकेनिज्म पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं इसको क्योंकि एनसीईआरटी में कंटेंट बहुत कम दे रखा है, डायग्राम दिया है, कुछ बातें इनडायरेक्ट वे में लिख रखी हैं, तो उनको एक्सप्लेन करना जरूरी है बेटा, हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर स्टेटमेंट को, एनसीईआरटी हर स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करूंगा मैं, कोई स्टेटमेंट छोड़ेंगे नहीं, उसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ आपको अप्रोच पे जाना पड़ेगा, बस फाइनली एनसीईआरटी के स्टेटमेंट पे आपको अटैक करना है। ओके,
तो इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, फिर उसको अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। द प्रोसेस ऑफ रेप्लीकेशन। requires a set of catalyst. ओके, कैटलिस्ट कौन है यहाँ पर? एंजाइम्स। इसका मतलब जो रेप्लिकेशन प्रोसेस उसमें काफी एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, तब जाके डीएनए का रेप्लिकेशन कंप्लीट होता है। तो अपन पहले उन एंजाइम्स पे फोकस करेंगे, एंजाइम्स की स्टडी करेंगे, उनका मोड ऑफ एक्शन स्टडी करेंगे, फिर मैकेनिज्म में केवल 10 मिनट लगेंगे बेटा, क्योंकि एंजाइम में सारी चीजें अपन क्लियर कर लेंगे। तो यहां पर देखो, यहां पर जो रेप्लिकेशन प्रोसेस में एंजाइम्स हैं और कुछ प्रोटीन्स भी इन्वॉल्व होती हैं, उनकी थोड़ी सी अपन बात कर लेते हैं। थोड़ा मैं वाइड अप्रोच पे जाऊंगा हल्का सा, ताकि चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाए। एंजाइम्स एंड स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। तो एंजाइम्स की एक लिस्ट है जिसको सबको अपन डिस्कस करेंगे। डीएनए पॉलीमरेज, हेलिकेज, टोपोआइसोमरेज, आरएनए प्राइमेज, डीएनए लाइगेज। ये कुछ एंजाइम्स की लिस्ट बनाई है जिनको अपन डिस्कस करेंगे। जो इंपॉर्टेंट है वो सारे डिस्कस करने हैं आपको। इसके अलावा जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती है उसमें एक दो के नाम लिख रहा हूं, लाइक एसएसबी प्रोटीन। ठीक है, अभी नाम लिखो, उसके बाद में एक एक करके सीक्वेंस स्टडी करेंगे। इंपॉर्टेंट है इसलिए मेंशन कर दी, सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है, मेंशन कर देते हैं। ठीक है, तो इन एंजाइम को पहले स्टडी कर ले, उसके बाद में इसकी बात करेंगे और फिर उसके बाद में मैकेनिज्म पे फोकस करेंगे। ये स्टेटमेंट आपकी एनसीईआरटी का, द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन रिक्वायर सेट ऑफ कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट की बात करनी है आपको, तो करें स्टार्ट। तो अपन एंजाइम को सीक्वेंस से स्टडी करने वाले हैं और हर एंजाइम के साथ मैं मोड ऑफ एक्शन की बात करूंगा बेटा, और वहीं पर एनसीईआरटी की स्टेटमेंट भी कवर करवा दूंगा। फिर मैकेनिज्म में फिर उनको अपन रिफ्रेश कर देंगे। ओके, तो यहां सबसे पहले ये बना लेना लिस्ट पहले यार। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं हेलिकेज से करनी शुरू करते हैं। थोड़ा बेटा कॉन्सेप्ट को समझते जाना, जहां पर आपको लग रहा है कि यहां चीजें क्लियर नहीं है तो वहां और ज्यादा फोकस करना। तो सबसे पहले बात करते हैं हेलिकेज की। देखो नाम से पता लग रहा है हेलिकेज, और यहां पर हेलिकेज का एक नाम और है, उसको बोलते हैं बेटा अनवाइंडेज। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अनजीपर एंजाइम, लेकिन इंपॉर्टेंट है हेलिकेज। तो मेरे ख्याल से नाम से पता लग गया होगा, जो आपकी हेलिक्स है, डीएनए हेलिक्स, उसको क्या करेगा? अनवाइंड करेगा। देखो बिल्कुल सिंपल है, ये आपके पास है बेटा, ये डीएनए हेलिक्स। और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझते जाना, प्राइम यूज करना पड़ेगा। तो ये 5 प्राइम है तो ये 3 प्राइम होगा, 3 प्राइम 5 प्राइम। तो आपको पता है बेटा, दोनों स्ट्रैंड जब तक अनवाइंड नहीं होंगी तब तक आप रेप्लिकेशन कैसे करोगे? तो अनवाइंडिंग जरूरी है, और अनवाइंडिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है? हेलिकेज। तो हेलिकेज एंजाइम आएगा और दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करेगा। हेलिकेज, तो देखो नाम से ना, अनवाइंडेज।
5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम। तो ये एंजाइम है बेटा, एंजाइम मोस्टली क्या है, प्रोटीन है। तो ये यहां देखो बाइंड हो गया, ये हेलिकेज है और ये आगे की तरफ मूव करेगा और क्या करेगा, अनवाइंड करेगा। और आप समझ रहे हो अनवाइंडिंग हो रहा है, इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं। तो हेलिकेज क्या कर रहा है, ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और ये एनर्जी डिपेंडेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ये यूज करता है एटीपी को, एटीपी कन्वर्ट इनटू एडीपी। हेलिकेज एनर्जी डिपेंडेंट एंजाइम यूटिलाइज एटीपी फॉर द अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स और द ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो ये देखो अनवाइंडिंग हो गई, और जैसे अनवाइंडिंग होगी तो ये बन गई आपकी फोर्क, रेप्लिकेशन फोर्क। और यहां फिर क्या होगा, रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। तो बात की बात है, पहले हेलिकेज पे फोकस करते हैं। तो मैं यही लिख रहा हूं, हेलिकेज catalyze the breakdown of hydrogen bonds and unwind the DNA helix। तो क्या होगा, देखो सेपरेट हो गए ना दोनों स्ट्रैंड, क्या हो गए बेटा, सेपरेट हो गई। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज एनर्जी डिपेंडेंट एंजाइम, इट यूटिलाइज एटीपी फॉर द अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। अब देखो यहां पर पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे कवर करने जा रहा हूं। क्लियर है यहां तक की बात। जो हेलिकेज है उसने क्या किया बेटा, अनवाइंडिंग की, और किसको यूटिलाइज किया, एटीपी को, और क्या बनाया उसने, रेप्लिकेशन फोर्क। तो यहां थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जो हेलिकेज है वो रेंडमली हर जगह बाइंड नहीं होता, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही, डीएनए में एक पर्टिकुलर साइट होती है जहां पर अटैच होता है और वही अनवाइंडिंग करता है, उनको बोलते हैं ओरिसाइट्स। ओके, यहां देखो यही लिख रहा हूं मैं, हेलिकेज बाइंड विद ओरिसाइट। ओरिसाइट क्या होती है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इनिशिएशन साइट, स्पेसिफिक सीक्वेंस, स्पेसिफिक साइट इन डीएनए from where replication start, called origin of replication site, and orisite is the binding site for helicase enzyme। so helicase उस पर्टिकुलर साइट पे ही बाइंड होगा और वहीं क्या करेगा, अनवाइंडिंग करेगा। ओके, अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिलेटेड टू हेलिकेज, थोड़ा सा दिमाग लगाना। आपको पता है डीएनए बेटा लॉन्ग पॉलीमर है, और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने के लिए उसको उसको कंज्यूम करेगा एटीपी को। तो आप बताओ इतना लंबा डीएनए मॉलिक्यूल है, एक साथ दोनों स्ट्रैंड को आप सेपरेट करोगे तो बहुत हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और वो एक साथ कंपनसेट नहीं हो सकती। इसलिए एनसीईआरटी ने क्लियरली लिखा है, जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मेंशन करने जा रहा हूं। ओके, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, और इंपॉर्टेंट भी है, इसके अलावा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। फॉर लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए कैन नॉट बी सेपरेटेड। For long DNA molecule, the two strands, क्लियर है ना कितने स्ट्रैंड है, टू स्ट्रैंड्स कैन नॉट बी separated in its entire लेंथ। दिमाग लगाना, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, और उन्होंने क्लियरली लिख भी दिया, हेलिकेज का यूज भी बता दिया। ओके, एंटायर लेंथ, बिकॉज इट रिक्वायर द हाई एनर्जी, बिकॉज इट रिक्वायर हाई एनर्जी। तो एंटायरली दोनों जो स्ट्रैंड है वो सेपरेट नहीं होंगे। रीजन क्या है, क्योंकि इसके लिए हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो बता गया ना इस एनसीईआरटी के स्टेटमेंट में कि हेलिकेज एनर्जी डिपेंडेंट है, इसलिए एंटायरली एक साथ दोनों स्ट्रैंड जो है सेपरेट नहीं होंगे।
इसका मतलब क्या हुआ, जो रेप्लिकेशन है वो स्मॉल ओपनिंग्स में होगा रेप्लिकेशन फोर्क में। थोड़ा सा दिमाग लगाना, इट रिक्वायर हाई एनर्जी बिकॉज हेलिकेज एंजाइम इज एनर्जी डिपेंडेंट। ओके, सो रेप्लिकेशन अकर्स विद इन द स्मॉल ओपनिंग्स। सो रेप्लिकेशन occurs in small openings, और इन स्मॉल ओपनिंग्स को क्या कहते हैं अपन बेटा, ये मेंशन कर देता हूं, रेप्लिकेशन फोर्क। और रेप्लिकेशन फोर्क कैसी होती है, वाई शेप्ड, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, दैट इज द रेप्लिकेशन फोर्क। ये रेप्लिकेशन फोर्क है बेटा, वाई शेप्ड। अब इसमें रेप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट कौन करेगा, आरएनए प्राइमेज, जो बात की बात है, ठीक है। तो रेप्लिकेशन फोर्क किसने बनाई, हेलिकेज ने। और यहां पर मैंने ओरी साइट की बात भी बता दी। देखो हेलिकेज कहां बाइंड होगा, ओरी साइट पे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देखो ओरी साइट। तो यहां पर 2 पॉइंट काम के हैं। अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोट की, तो प्रोकैरियोट में ओरी साइट सिंगल होती है, सिंगल ओरी साइट, बट इन यूकैरियोट ओरी साइट मैनी होती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि प्रोकैरियोट का जो डीएनए स्मॉल होता है बेटा। देखो एग्जांपल से बता देता हूं, प्रोकैरियोट में डीएनए सर्कुलर है और स्मॉल है, तो यहां पर ओरी साइट एक ही होगी। लेकिन जो यूकैरियोट उसका डीएनए लीनियर है और काफी लेंथ है उसकी, तो यहां पर ओरी साइट का नंबर काफी होगा। तो अपन बोल सकते हैं कि जो यूकैरियोट है उसमें रेप्लिकेशन मैनी साइट पे एक साथ स्टार्ट होता है, लेकिन प्रोकैरियोट में रेप्लिकेशन एक ही साइट पे स्टार्ट होता है, बिकॉज प्रोकैरियोट कंसिस्ट सिंगल ओरी साइट बट यूकैरियोट कंसिस्ट मैनी ओरी साइट्स। ये पॉइंट कवर करना है बेटा, सारे पॉइंट काम आएंगे आगे। बायोटेक में भी ओरी साइट का बड़ा रोल है। अगर आप बताओ किसी डीएनए के पास ओरी साइट नहीं है, डीएनए दैट लैक ओरी साइट नेवर बी रेप्लिकेटेड बिकॉज ओरी साइट इज द बाइंडिंग साइट फॉर द डीएनए हेलिकेज। अगर ओरी साइट नहीं होगी तो हेलिकेज बाइंड कहां करेगा, और हेलिकेज बाइंड नहीं करेगा तो फिर फर्दर रेप्लिकेशन कैसे होगा। इसलिए ओरी साइट भी इंपॉर्टेंट है और हेलिकेज भी इंपॉर्टेंट है। तो एक एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट, कि जो रेप्लिकेशन है वो कभी भी रेंडमली कहीं पर भी स्टार्ट नहीं होता, वो पर्टिकुलर साइट पे स्टार्ट होता है। ओके, देयर इज अ डेफिनेट रीजन इन प्रोकैरियोट वेयर डीएनए रेप्लिकेशन ओरिजिनेट। ओके, तो रेप्लिकेशन डज नॉट इनिशिएट रेंडमली एट एनी प्लेस। रेप्लिकेशन does not initiate randomly at any place। तो कहां स्टार्ट होगा, एट ए स्पेसिफिक डेफिनेट रीजन, दीज आर कॉल्ड ओरी साइट। तो अपन कह सकते हैं टू स्टार्ट एट डेफिनेट रीजन्स, दीज आर कॉल्ड ओरी साइट। अब ये मैंने एनसीईआरटी के स्टेटमेंट कवर किए हैं बेटा। ओके, बिल्कुल मैं फोकस कर रहा हूं। देखो वहां ये चीजें आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगी, लेकिन अप्रोच पे ले आए मैं कि उनका मीनिंग क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं। ओरी साइट आर द डेफिनेट रीजन्स वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट्स, बट हेलिकेज बाइंड विद ओरी साइट एंड अनवाइंड द डीएनए हेलिक्स, फॉर्म द स्मॉल ओपनिंग्स, दीज आर कॉल्ड रेप्लिकेशन फोर्क इन विच रेप्लिकेशन स्टार्ट। तो ये रेप्लिकेशन फोर्क बन गई बेटा। देखो इधर जाएगा, रेप्लिकेशन फोर्क का फॉर्मेशन होता रहेगा और यहां से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये रेप्लिकेशन फोर्क का किस तरफ की बात कर रहे हैं अपन, और ये अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फोर्क, दैट इज द टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फोर्क। ये पॉइंट्स आएंगे आगे। तो ये बात होगी आपकी बेटा हेलिकेज एंजाइम की। एक छोटा सा पॉइंट और मेंशन कर रहा हूं, देखो यहां पर ये कवर करना है बेटा। मैं फिर कह रहा हूं हेलिकेज इंपॉर्टेंट है, उसके एनसीईआरटी से जो अप्रोच थी मैंने यहां पर कवर कर दी। हेलिकेज देखो ये आपका डीएनए नॉर्मल है, लेकिन जैसे हेलिकेज एक्टिविटी करेगा तो यहां पर ये स्ट्रेस में आ जाएगा। तो इसको ये वाला डीएनए इसको अपन बोलते हैं रिलैक्स डीएनए, रिलैक्स। और यहां देखो ये हो गया टेंस्ड डीएनए रीजन। यहां पर देखो कोइलिंग हाई हो जाती है, ये रिलैक्स था, नॉर्मल कोइलिंग थी, यहां पर कोइलिंग देखो सुपर कोइलिंग हो गई। तो इसको अपन बोल देते हैं नेगेटिव सुपर कोइल्ड, और ये हो गया बेटा पॉजिटिव
सुपर कोइल। तो यहां देखो स्ट्रेस आ गया। सिंपल है ना, आप कोई दो वायर ले लो, आपस में लपेट लो उनको, एक तरफ से एक एंड को आप पकड़ लो, दूसरे एंड से दोनों को ऐसे ओपन करो, ऐसे तो डीएनए हेलिक्स बन रही है, अनवाइंड हो रही है, तो आगे की तरफ स्ट्रेस आएगा। तो वायर है बेटा, स्ट्रांग है, लेकिन डीएनए मॉलिक्यूल तो फ्रेजाइल होता है। अगर आप उसको ओपन करोगे, स्ट्रेस आ गया तो उसमें बॉन्ड ब्रेक हो सकते हैं। तो अगर डीएनए टेंशन में आ गया तो उसका ब्रेक डाउन हो सकता है। इसलिए यहां पर देखो अगला जो एंजाइम है वो आपका टोपोआइसोमरेज, वो क्या करेगा उसकी बात कर ले। ठीक है, यही बात कर लो, ये स्टेटमेंट आपको बनाना है, इसको मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, ये यहां से मिटा देते हैं। वो कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर करना है तो चीजों को कनेक्ट करना ही पड़ेगा बेटा, आगे पीछे जो भी है। एनसीईआरटी में सीक्वेंस नहीं है, लेकिन मैं एक सीक्वेंस में लेके आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो अब नेक्स्ट जो एंजाइम है, एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन फिर भी अपन डिस्कस करेंगे, दैट इज टोपोआइसोमरेज। सिंपल है, क्या करेगा वो, ये जो आपका स्ट्रेस है इसको ओवरकम करवा देगा। तो यहां पर टोपोआइसोमरेज आएगा और ये क्या कर देगा, इसको नॉर्मल फॉर्म में ले आएगा। ये लो, ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है, तो वापस इसको क्या कर देगा, रिलैक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो इसने क्या किया देखो, टोपोआइसोमरेज डीएनए हेलिक्स के साथ बाइंड होगा, उसको यहां से कट करेगा, बॉन्ड को ब्रेक करेगा, फॉस्फोराइज बॉन्ड को, और दूसरी जो स्ट्रैंड है वो ओपन हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी। तो टोपोआइसोमरेज जो है कौन सी एक्टिविटी करता है, इंपॉर्टेंट है, कट एंड रीज्वाइन। कट करेगा, वापस उसको रीज्वाइन कर देगा। तो उसके पास एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी है और लाइगेज एक्टिविटी भी है, लेकिन इसका फंक्शन अलग है। ये क्या करेगा, केवल स्ट्रेस को रिलीव करवा देगा। और थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इन प्रोकैरियोट इट इज नोन एज डीएनए गायरेज। इंपॉर्टेंट है, प्रोकैरियोट इसको बोल रहे थे अपन डीएनए गायरेज। बिल्कुल क्लियर, थोड़ा ध्यान रखना इसको, डीएनए गायरेज, प्रोकैरियोट में इसको डीएनए गायरेज। एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, क्लियर कर लो। जैसे बेटा ये बैक्टीरिया है, इसमें इसका ये डीएनए सर्कुलर होता है, आपको पता है। तो बैक्टीरिया में जब रेप्लिकेशन होगा तो 2 डीएनए मॉलिक्यूल बनेंगे। तो इसमें एक प्रॉब्लम होती है, जैसे 2 डीएनए मॉलिक्यूल बनते हैं तो दोनों डीएनए मॉलिक्यूल बेटा आपस में इस तरह से टेंगल्ड है। बात समझ में आ गई? 2 डीएनए क्यों सर्कुलर है ना, तो इस तरह से फॉर्मेशन होता है कि दोनों डीएनए आपस में इस तरह से फंसे होते हैं। समझ रहे हैं ना बात को? टेंगल्ड हो गए दोनों डीएनए मॉलिक्यूल। तो दोनों को सेपरेट करना जरूरी है। जब तक दोनों सेपरेट नहीं होंगे तब तक सेल फर्दर डिवाइड नहीं करेगी। तो आपको पता है सेपरेट कौन करेगा, जिसके पास कट एंड रीजॉइन प्रॉपर्टी होगी, वो होती है टोपोआइसोमरेज के पास, डीएनए गायरेज। तो डीएनए गायरेज क्या करेगा, दोनों स्ट्रैंड को कट करेगा, जैसे दूसरा डीएनए मॉलिक्यूल यहां सेपरेट होगा वापस उनको ज्वाइन करवा देगा, तभी वो डीएनए जो बैक्टीरिया वो आगे फर्दर डिवाइड करेगा, डॉटर सेल का फॉर्मेशन करेगा। तो इसके लिए भी कौन रेस्पॉन्सिबल होगा, टोपोआइसोमरेज। तो आप बताओ, अगर आप इस प्रोसेस को इनहिबिट कर दो, अगर दोनों डीएनए मॉलिक्यूल सेपरेट ना हो तो क्या बैक्टीरिया डिवाइड हो जाएगा? कभी नहीं होगा। नहीं होगा तो डेथ हो जाएगी, इन्फेक्शन नहीं कर पाएगा। तो यहां देखो जो साइंटिस्ट होते हैं कितना दिमाग लगाते हैं, उन्होंने एक एंटीबायोटिक डिस्कवर कर ली जो टोपोआइसोमरेज की एक्टिविटी को इनहिबिट करती है, और उस एंटीबायोटिक का नाम है सिप्रोफ्लोक्सासिन एंड नेलिडिक्सिक एसिड। ये एंटीबायोटिक्स है बेटा, those inhibit the activity of topoisomerase and inhibit the replication process। तो अगर ये एंटीबायोटिक दे दोगे तो बैक्टीरिया फर्दर डिवाइड नहीं हो पाएगा। लेकिन इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये किसको इनहिबिट करती हैं, इनहिबिट टोपोआइसोमरेज एक्टिविटी, और वी कैन से दैट इनहिबिट द रेप्लिकेशन प्रोसेस। जब तक वो सेपरेट नहीं होंगे रेप्लिकेशन कंप्लीट नहीं होगा। थोड़ा सा एडिशनल आपको मैंने बताया है, तो आपको क्लियर हो गया हेलिकेज का फंक्शन, टोपोआइसोमरेज का फंक्शन। क्लियर? तो दोनों एंजाइम के फंक्शन मैंने बता दिए। देखो डायरेक्ट एनसीईआरटी में नाम नहीं है इनके, लेकिन हेलिकेज की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो बातें हैं वो बता रखी, इसलिए मैंने उनको कनेक्ट कर दिया है। अब टोपोआइसोमरेज के बाद अपन डिस्कस करेंगे आरएनए प्राइमेज। ठीक है, यहां तक की बात कंप्लीट। अब आरएनए प्राइमेज पे आ रहा हूं, तो इनको मैं हटाऊंगा, उसके बाद में आरएनए प्राइमेज स्टार्ट करेंगे।
तो अपन बात करते हैं आरएनए प्राइमेज की। टेंशन मत लेना बेटा, थोड़ा सा जो है चीजों को अप्रोच पे ले जाने के लिए अपन इधर उधर की बातें करेंगे और फिर देखना मैकेनिज्म को आप स्टडी करना। एनसीईआरटी में एक एक स्टेटमेंट क्लियर होना चाहिए आपका, क्योंकि क्वेश्चन तो वहीं से आएगा। आरएनए प्राइमेज, ओके। तो उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो समझो पहले बेटा। इनिशिएशन एंजाइम ऑफ replication, very very important. Which enzyme initiate the replication process? Answer will be RNA primase initiate the replication process. RNA primase क्या करेगा? इनिशिएशन करेगा किसका? रेप्लिकेशन का। तो यहां देखो बिल्कुल सिंपल है। RNA primase क्या होता है? देखो, इट इज अ टाइप ऑफ RNA polymerase, but it is less प्रोसेसिव। आरएनए पॉलीमरेज का टाइप है, लेकिन ये लेस प्रोसेसिव है बेटा। समझना, लेस प्रोसेसिव क्यों है? क्योंकि ये कुछ न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है। तो ये जो आरएनए प्राइमेज, देखो नाम भी प्राइमर से आया है। इट कैटालाइज द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर्स। और कहां करेगा ये लोग? ओवर टेम्पलेट स्ट्रैंड्स। और आरएनए प्राइमर क्या होते हैं बेटा? ये क्या होते हैं? शॉर्ट ओलिगो राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। इनमें 6 to 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं बेटा। 6 से लेकर 10 न्यूक्लियोटाइड तक ये ऐड कर पाता है, जिनको बोलते हैं प्राइमर्स। क्या बोलेंगे? प्राइमर। और प्राइमर होंगे तभी क्या होगा? आगे फर्दर एक्सटेंशन होगा। इतना आप जानते हो बेटा, पहली बार स्टडी नहीं कर रहे हो, कनेक्ट कर सकते हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ताकि चीजें और स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो बिल्कुल सिंपल वे में बता रहा हूं। पहले थोड़ा डायग्रामेटिक ले लेते हैं। अब देखो, सिंपल डायग्राम बनाएंगे अपन। हेलिकेज ने क्या किया? ये था आपका डीएनए 5 प्राइम हेलिकल फॉर्म में होता है, मैं सिंपल फॉर्म में बता रहा हूं समझाने के लिए। तो हेलिकेज ने क्या किया? अनवाइंडिंग कर दी। तो डायग्राम इस तरह से आ जाएगा आपका। फाइव प्राइम, 3 प्राइम, 3 प्राइम, 5 प्राइम। एनसीईआरटी का डायग्राम सिंपल वे में बता रखा। तो ये देखो टेम्पलेट स्टैंड सेपरेट हो गई। ये भी क्या है बेटा? ये टेम्पलेट स्टैंड है। और ये भी क्या है बेटा? टेम्पलेट। दोनों टेम्पलेट स्टैंड आपस में सेपरेट हो गई। और ये आपका रेप्लिकेशन फोर्क जो है उसका फॉर्मेशन हो गया, स्मॉल ओपनिंग। अब इसमें क्या होगा? रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। कौन करेगा? आरएनए प्राइमेज करेगा। तो आरएनए प्राइमेज क्या करेगा? यहां देखो, जो टेम्पलेट स्टैंड है वहां पर बाइंड होगा, और वहां बाइंड होके क्या करेगा? यहां पर प्राइमर्स का फॉर्मेशन करेगा। किस तरह से करेगा? एक डायग्राम और बना लेते हैं। अब आएगा इसके ऊपर कौन? आरएनए प्राइमेज। फाइव प्राइम, 3 प्राइम, 3 प्राइम, 5 प्राइम। अभी मैंने बताया आरएनए प्राइमर क्या है? 6 to 10 न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस है, इसमें राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं। अब देखो, ये वाली जो टेम्पलेट स्टैंड है, इसका 3 प्राइम है, उधर 5 प्राइम है। तो यहां पर आरएनए प्राइमेज आएगा और इस डायरेक्शन में ये देखो बेटा, ये ऐड कर देगा आरएनए प्राइमर। ऑब्वियसली इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा। किसने बनाया आरएनए प्राइमर? आरएनए प्राइमेज ने, दैट इज आरएनए प्राइमर। अभी बताया मैंने 6 to 10 न्यूक्लियोटाइड। डायरेक्शन न्यूक्लिक एसिड की हमेशा बेटा 5 प्राइम to 3 प्राइम होती है। तो इसमें देखो, ये इसका 5 प्राइम है और इसका 3 प्राइम है। और ये वाली जो टेम्पलेट है, देखो यहां पर जो प्राइमर बना है टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फोर्क,
और यहां पर जो प्राइमर बनेंगे ये अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फॉर्म, तो यहां पर प्राइमर का नंबर क्या होगा, ज्यादा होगा बेटा, मैनी प्राइमर्स। ये भी क्या है, रेड कलर के प्राइमर्स। तो ये वाली जो टेम्पलेट, इसके ऊपर एक सिंगल प्राइमर ऐड होगा और यहां पर मैनी प्राइमर्स ऐड होंगे। और मेरे ख्याल से इतना समझ गए। फिर आरएनए पॉलीमरेज आएगा। आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, इस प्राइमर को एक्सटेंड करेगा, डीएनए का फॉर्मेशन करेगा। तो यहां तो कंटिन्यू डीएनए फॉर्मेशन होगा और यहां पर डिसकंटिन्यूअस। ये वाली जो स्ट्रैंड बनेगी उसको अपन बोलेंगे लीडिंग स्ट्रैंड, और यहां जो स्ट्रैंड बनेगी उसको बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड। तो आप बताओ, जो लीडिंग स्ट्रैंड बनने वाली है वहां पर प्राइमर एक ही रिक्वायर्ड है, और जो लैगिंग स्ट्रैंड बनेगी वहां पर मैनी प्राइमर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो आरएनए प्राइमेज का फंक्शन क्लियर कर लो पहले। तो आरएनए प्राइमेज catalyze the formation of RNA primers over the template strand. At leading strand, only one primer is synthesized, and at lagging strand, many primers are synthesized. जो अपन आगे मैकेनिज्म में भी बात करेंगे। क्लियर यहां तक की बात? अब जैसे ही प्राइमर का सिंथेसिस हुआ बेटा, रेप्लिकेशन इनिशिएट हो गया, इनिशिएशन हो गया। अब जैसे मान लो फोर्क बनी, तो जरूरी थोड़ा ना कि रेप्लिकेशन हो जाए। हेलिकेज ने तो फोर्क बना दी, हो सकता है वापस रिवाइंड हो जाए। तो फोर्क बनना मतलब प्रिपरेशन होगी, लेकिन आरएनए प्राइमेज अगर बाइंड हो गया, उसने प्राइमर बना दिया, तो इसका मतलब रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गया। उसके बाद में कौन आएगा, डीएनए पॉलीमरेज, जो इलोंगेट करेगा, इलोंगेशन करेगा, कैटालाइज द इलोंगेशन। उसके बाद में कंप्लीट हो जाएगा आपका डीएनए रेप्लिकेशन। क्लियर? तो ये सारी बातें आपको क्लियर करनी है, लेकिन अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं, सारी चीजें एनसीईआरटी की स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट चलेंगे अपन, वो मेंशन भी करूंगा। लेकिन एक बार आरएनए प्राइमेज का फंक्शन रीड करो, क्योंकि एनसीईआरटी ने डायरेक्टली प्राइमेज, प्राइमर वगैरह टर्म यूज नहीं की है, लेकिन जरूरी है इनको बताना। क्लियर? तो ये बात होगी आपकी किसकी, आरएनए प्राइमेज एंजाइम, दैट इनिशिएट द रेप्लिकेशन प्रोसेस। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, जो मैं अगला जो एंजाइम लेंगे वो डीएनए पॉलीमरेज लेंगे। डीएनए पॉलीमरेज कैन नॉट इनिशिएट द रेप्लिकेशन प्रोसेस। तो रेप्लिकेशन इनिशिएशन occurs through RNA primase. DNA polymerase only catalyze the elongation process, never initiate the replication process. क्यों? उसका रीजन बताऊंगा डीएनए पॉलीमरेज में। सारी बातें अपन करेंगे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो ये हो गया आपका आरएनए प्राइमेज का फंक्शनिंग। तो यहां देखो, ये वाला जो मैंने डायग्राम बनाया है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? रिप्रेजेंट कर रहा है द इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन प्रोसेस। अब आपको केवल डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प से इलोंगेशन करवाना है। तो पहले अपन डीएनए पॉलीमरेज की स्टडी करेंगे, उससे रिलेटेड स्टेटमेंट, क्या डीएनए पॉलीमरेज है, प्रॉपर्टीज वगैरह, उसके सबस्ट्रेट वगैरह, उसकी जो फंक्शनिंग है वो क्या, उसके ड्रॉबैक्स हैं, सारी बातें करेंगे। उसके बाद में अपन फिर मैकेनिज्म पे चले जाएंगे। ठीक है? तो इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे क्या, डीएनए पॉलीमरेज। और डीएनए पॉलीमरेज को बेटा अपन नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। ओके? तो डीएनए पॉलीमरेज नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे अपन। तो डीएनए पॉलीमरेज, उसके बाद में रेप्लिकेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन रेप्लिकेशन प्रोसेस को फिनिश कर देंगे और आपका सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन है उसको भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है? लेकिन थोड़ा सा पहले से मैकेनिज्म को रीड कर लेना, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आए वो अपन जल्दी डाइजेस्ट कर लें। ठीक है? क्योंकि मामला अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव होता जाएगा, क्योंकि आप प्रोसेस पे आगे बेटा, सारे कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन वगैरह। तो थोड़ा सा पहले रिवीजन करके आ जाए। आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो एक बार हल्का सा रिवीजन कर लें, ताकि बिल्कुल परफेक्ट हो जाए आपका, क्लास के साथ ही आपका जो मैटर है कंप्लीट हो जाए, उसको बार बार रिवाइज करने की रिक्वायरमेंट ना पड़े। ओके? ऑल द बेस्ट।